विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं अजीत कुंवर एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। अगर कोई गोलीय दर्पण हो, जब वो उसके साथ प्रकाश की किरणें आपतित की जाती है तो परावर्तन के पश्चात किधर प्रतिबिंब बनता है, वहाँ चिन्ह क्या लिया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। अब देखिए, सबसे पहला मुद्दा, एक एक मुद्दे वाइज हम लोग समझते जाए। सबसे पहला मुद्दा ये है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, और ये अवतल दर्पण है। ये दोनों जहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उसको हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव, यानी ये दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। तो ये दर्पण का ध्रुव है, इसी ध्रुव को मूल बिंदु कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। विद्यार्थी मित्रों, हम लोग 9th में पढ़े थे, आपको याद होगा। देखिए कि यहाँ पर ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, दोनों जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं उस बिंदु को उद्गम बिंदु नहीं तो मूल बिंदु कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर ऐसे एक्स अक्ष है, यहाँ पर ऐसे वाई अक्ष है, दोनों जहाँ प्रतिच्छेदित करते हैं उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। ठीक यही आकृति आप यहाँ समझिए, ये एक्स अक्ष माना जाएगा, ये वाई अक्ष माना जाएगा, दोनों जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु, और इसको हम लोग दर्पण का ध्रुव भी कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु कहा जाता है। अब इसके बाद दूसरा मुद्दा देखिए, जमीन के समांतर। इस तरह से यदि आप खड़े होकर के इस आकृति को देखें तो जमीन के समांतर यही आएगा, यहां भी ये एक्स अक्ष आएगा। तो जिस दिशा में ये मुख्य अक्ष है उसी दिशा में यहां पर ये एक्स अक्ष है। तो दूसरा बिंदु अपने को यह पढ़ना है कि मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष की तरह जाना जाता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोग ये पढ़े कि जो दर्पण का ध्रुव होता है, इस दर्पण के ध्रुव को हम किस नाम से जानते हैं, मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। पहली बात यही, ये तो आप समझ लिए। दूसरा मुद्दा अपने को ये पढ़ना है कि मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष की तरह जाना जाता है। विद्यार्थी मित्रों, आप लोग इससे पहले अवतल दर्पण से बनने वाली आकृति के बारे में पढ़े थे। बहुत सारे अवतल दर्पण थे, उससे बनने वाली आकृतियां भी बहुत सारी बनाई गई थी। उत्तल दर्पण से भी बनने वाली आकृतियां बनाई गई थी। वस्तु को हमेशा इधर रखा जाता था, वस्तु को हमेशा हम इधर ही रखते थे, यानी ये दर्पण है और इस दर्पण से बाईं ओर हमेशा वस्तु को रखते हैं। देखिए, आपको एक दो उदाहरण भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे दो आकृति दिख रही है। देखिए, इसका ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। तो यहाँ वस्तु को इस दर्पण के बाएं हाथ में यानी इस साइड रखा गया है। यहाँ भी ये दूसरी आकृति है, इसके बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। ये रही वस्तु, इस वस्तु को दर्पण से हमेशा बाईं ओर रखा गया है। तो वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। उत्तल दर्पण में भी यही होता है। यहाँ पर इधर वस्तु है, वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये दर्पण है, दर्पण से हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखा गया। ये भी दर्पण है, इधर वस्तु है, हमेशा बाईं ओर रखा गया है। हर कंडीशन में दर्पण से बाईं ओर वस्तु हमेशा रखी जाती है। तो हम लोग तीसरी याद करने वाली बात यहाँ पर यही लिखेंगे कि जो वस्तु होती है उस वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं, दर्पण से बाईं ओर रखते हैं। अब देखिए, यहां पर ये वस्तु हो गई। अब यहां पर दर्पण है। अब यहां से प्रकाश जब भी जाएगा तो इस दिशा में प्रकाश जाएगा, ये प्रकाश की दिशा हो जाएगी। यानी प्रकाश हमेशा, ये दर्पण है, ये दाहिना हाथ है मेरा,
ये दर्पण है, प्रकाश इधर से जाएगा, यानी प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आपतित किया जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान से समझिए। जब वस्तु ये रहेगा तो वस्तु से प्रकाश की किरण दर्पण पे जाती है। पिछले के उदाहरण में हम लोग देखे हैं, तो प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आपतित किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। देखिए यहां पर है वस्तु, यहां पर है दर्पण, तो यहां से यहां तक की दूरी जो होगी हमेशा ध्रुव से मापी जाएगी। देखिए यहां माप के आपको बता दे रहा हूं, ये 6.3 सेंटीमीटर है। तो जब भी दूरी मापना होगा तो कहां से मापेंगे? दर्पण के ध्रुव से। मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी दूरी अगर मापनी हो, मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे मान लो कि ये जितना दूर यहाँ से यहाँ होगा उतना ही दूर यहाँ से, ये मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ खींच दे तो यहाँ से यहाँ होगा, यानी मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी दूरी मापना होगा तो कहाँ से मापेंगे? दर्पण के ध्रुव से। देखिए किसी भी वस्तु की दूरी निकालना हो तो यहाँ ध्रुव से मापेंगे। कहीं भी प्रतिबिंब बन रहा है, अगर उसकी दूरी ज्ञात करना हो तो ध्रुव से मापेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरियां होती है ध्रुव से मापी जाती है। अब एक चीज और हम लोग समझ लें, आपको ये आकृति याद होगा। इस आकृति में ये मूल बिंदु है, तो यहाँ पर मूल बिंदु की जगह पर क्या लेंगे? ध्रुव लेंगे। तो ये मूल बिंदु के इधर सब धन में आता है, प्लस में आता है, 1 2 3 4 ये सब प्लस में आता है। तो मूल बिंदु के दाहिने की तरफ, देखिए मूल बिंदु है इधर दाहिने की तरफ चल रहे हैं तो सभी दूरियां क्या है? धनात्मक है। तो उसी तरह से यहाँ मूल बिंदु की जगह पर क्या काम करेगा? ध्रुव काम करेगा। तो ध्रुव के दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती है। देखिए ध्रुव के दाहिने तरफ यहाँ पर क्या है? मूल बिंदु है, मूल बिंदु के दाहिने तरफ सब धनात्मक है, तो ध्रुव के दाहिने तरफ भी सब धनात्मक होगा। अब यहाँ पर ये आकृति देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि मूल बिंदु के जब बाईं ओर जाते हैं यानी इधर की दूरियां, तो ये वाली दूरियां देखिए ये सब क्या है? ऋणात्मक है, माइनस में है। तो यानी मूल बिंदु के बाईं तरफ सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो वस्तु हमेशा सीधे रखा जाता है, ठीक है, यानी एक अक्ष के ऊपर रखा जाता है। ये क्या है? मुख्य अक्ष को एक अक्ष की तरफ माना गया है। वस्तु जब ऊपर सीधे रखेंगे यानी एक अक्ष के ऊपर रखेंगे तो ऊपर की तरफ की दूरियां धनात्मक होती है। देखिए यहाँ मूल बिंदु है, ऊपर की दूरी ये सब प्लस में आया हुआ है। ये सब 9th में आप पढ़ चुके हो कि जब 4 चरण बनते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, इस तरह से चरण बनते हैं, तो ऊपर वाली ये सभी दूरियां क्या है? धनात्मक है। तो इसलिए मूल बिंदु के, इसमें कहेंगे मूल बिंदु के ऊपर की दूरियां धनात्मक है। यहाँ पर लिखेंगे कि ध्रुव के ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है, या मुख्य अक्ष के लंबवत अगर ऊपर चले तो वो दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। याद रखना, ये मुख्य अक्ष है, लंबवत यानी 90 अंश का कोण बनाते हुए सीधे ऊपर चले तो धनात्मक होगा। मुख्य अक्ष के लंबवत अगर ऊपर जा रहे हैं तो ये क्या आएगा? धनात्मक आएगा। और ठीक इसके उल्टा अगर नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर देखिए ये आकृति में क्या है? ये नीचे की तरफ आ रहे हैं तो -1 -2 -3 है, तो नीचे की तरफ की सभी दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो यहां लिख देंगे कि ध्रुव के या एक अक्ष के लंबवत नीचे की ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। अब कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति में इतना ही है। फिर से एक बार ध्यान से समझ ले। दर्पण के ध्रुव को क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है। पहला टॉपिक यही है। इसके बाद दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है उसको हम क्या मानते हैं? एक्स अक्ष। दूसरा टॉपिक ये है, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर से लेते हैं या बाईं ओर रखते हैं। आपको 3-4 उदाहरण में दिखाया भी था कि वस्तु को हमेशा दर्पण से बाईं हाथ की तरफ रखते हैं, अर्थात प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। अब कहीं भी अगर दूरी मापना होगा तो कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से। ध्रुव से ये कितना दूर है? ध्रुव से प्रतिबिंब कितना दूर है? ध्रुव से वस्तु की ऊंचाई क्या है और वस्तु की नीचे गहराई क्या है? सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ये हो गया। अब देखिए ध्रुव के दाहिने की तरफ अगर चले तो वो दूरी धनात्मक होगी, क्योंकि यहाँ मूल बिंदु से दाहिने ये सब क्या है? धन में है, प्लस में है। तो ध्रुव के दाहिने चलेंगे
तो वो दूरी हो जाएगी धनात्मक। ध्रुव के अगर बाएं चलेंगे तो इधर प्लस है तो इधर क्या आएगा माइनस, उल्टा होगा, तो ध्रुव के बाईं ओर हो जाएगा ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष है, लंबवत ऊपर की तरफ चले, देखिए यहाँ ऊपर की तरफ चले थे तो ये दूरी कैसा था, धनात्मक था, तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की चले तो धनात्मक। अब ठीक इसके उल्टा नीचे चले तो नीचे वाली दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखना है यहां पर मैं लिख करके रखा हुआ हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, या अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि दर्पण का सूत्र अर्थात क्या, उसको गणितीय स्वरूप में लिखिए, यानी उसके सूत्र को लिखिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दर्पण का सूत्र किसे कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखते हैं तो उस दर्पण से वस्तु का कोई ना कोई एक निश्चित दूरी होगी। जैसे मान के चलिए कि ये है वस्तु, तो इस दर्पण से और यहाँ तक कोई ना कोई एक दूरी होगी और इसी दूरी को हम कहते हैं वस्तु दूरी। तो सबसे पहले हम समझ गए कि वस्तु दूरी क्या है, और वस्तु दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल u से। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए कि इसी वस्तु का एक प्रतिबिंब बन रहा है और वो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है नीचे की तरफ, तो ये है प्रतिबिंब। तो इस प्रतिबिंब का इस दर्पण के ध्रुव P से, क्योंकि हम लोग अभी कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति में पढ़े थे कि सभी दूरियां P से मापी जाती है, तो इस प्रतिबिंब का इस P से कितना दूर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। हम लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी हो गया V। अब दोस्तों आप जानते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण जब आपतित किया जाता है तो फोकस से लौटती है, और दर्पण के ध्रुव P और ये मुख्य फोकस F के जो बीच की दूरी है, फोकस दूरी यानी ध्रुव से फोकस की दूरी कितनी है, सभी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती है, इसका मतलब फोकस दूरी पूछा जा रहा है, तो फोकस का ध्रुव से कितना दूर है, यानी यहाँ से और यहाँ तक इनके बीच की दूरी कितनी है, इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। तो यहाँ पर लिख देंगे फोकस दूरी। वस्तु दूरी अर्थात क्या, दर्पण से वस्तु कितना दूर है। प्रतिबिंब दूरी अर्थात क्या, कि ये प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर है, प्रतिबिंब दूरी को V से प्रदर्शित करते हैं। और फोकस दूरी क्या होता है, स्मॉल f होता है। मुख्य फोकस कहा जाएगा तो कैपिटल F, फोकस दूरी कहा जाएगा तो स्मॉल f। इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है, एक संबंध बनाने वाला समीकरण होता है, और उसी समीकरण को दर्पण का सूत्र कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम दर्पण का सूत्र क्या है कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच संबंध बताने वाले समीकरण को दर्पण का सूत्र कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से समझिए, वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच संबंध दर्शाने वाले किसको, समीकरण को दर्पण का सूत्र कहते हैं। देखिए यहाँ पर यही लिखा गया है, वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और दर्पण की फोकस दूरी f के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण को दर्पण का सूत्र कहते हैं। दर्पण का सूत्र अर्थात क्या, तो ऊपर वाली लाइन लिख देना है। अब दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो दर्पण का सूत्र होता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जब आप बड़े क्लास में जाओगे 11वीं में 12वीं में, तो यहाँ पर ये सूत्र कैसे आता है, इसको सिद्ध करने के लिए भी आता है। अपने को सिर्फ सूत्र याद रखना है कि 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f। अब कई बार प्रश्न इस तरह से पूछ दिया जाता है कि u, v और f में क्या संबंध होते हैं बताओ, तो सिर्फ ये सूत्र लिख देना होता है। इसमें लिख देंगे कि जहां u बराबर क्या, u क्या था, वस्तु दूरी है, तो नीचे लिख देंगे कि वस्तु की दूरी,
वी, वी किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी, और एफ, एफ क्या होता है? फोकस दूरी। देखिए यहां पर यही लिखा गया है, दर्पण के सूत्र का गणितीय स्वरूप निम्नलिखित है। ये दर्पण का सूत्र का गणितीय सूत्र है, या तीनों के बीच का संबंध है। 1/v बराबर 1/u बराबर 1/f, जहां वस्तु दूरी u है, प्रतिबिंब दूरी v है और फोकस दूरी f है। अब अगला प्रश्न दिया गया है, या अगला टॉपिक आएगा कि दर्पण का आवर्धन अर्थात क्या, या दर्पण के आवर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो देखिए अब इसको समझते हैं। अब ये बताइए, आवर्धन पढ़ने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखें। ये आकृति हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये वस्तु है और ये क्या है? प्रतिबिंब है। तब इसमें वस्तु का प्रतिबिंब, इसमें देखिए लगभग आधा दिख रहा है। आधा दिख रहा है कि मतलब क्या हो जाएगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कितना गुना होगा? 1/2 गुना हो जाएगा। कई बार 1/3 यानी 1/3 1/3 गुना हो जाता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना विवर्धित, विवर्धित यानी बड़ा या छोटा है, यह आवर्धन के द्वारा जाना जा सकता है। फिर से ध्यान से समझ लो कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना विवर्धित, विवर्धित का मतलब कि बड़ा है या छोटा है, यह किससे हम जानते हैं? आवर्धन से। वस्तु हो, उस वस्तु का प्रतिबिंब उसके वस्तु की ऊंचाई से कितने गुना है, यहां पर कितने गुना है, यह किससे जाना जा सकता है? आवर्धन से। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वस्तु की ऊंचाई और वस्तु के प्रतिबिंब के बीच संबंध आवर्धन के द्वारा जाना जा सकता है, कि वस्तु के प्रतिबिंब या वस्तु के आकार के गुना आकार से कितना गुना आवर्धित है, यानी कितना गुना आवर्धित होने का मतलब कि बड़ा है या छोटा है। बड़ा है तो कितने गुना बड़ा है, छोटा है तो कितना गुना छोटा है, उसे गोलीय दर्पण के आवर्धन से जाना जा सकता है। संक्षेप में ये बताओ, इसको हम आवर्धन के लिए प्रश्न चिन्ह किए थे। ये वस्तु की ऊंचाई का इधर गुणा है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। भाग किस में लगेगा? वस्तु के प्रतिबिंब में। जब वस्तु के प्रतिबिंब में भाग लगेगा तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब, ये वस्तु की ऊंचाई का गुणा है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो नीचे लिख देंगे वस्तु का ऊंचाई बराबर, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह किसके लिए हम लोग दिए थे? आवर्धन के। यानी आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा? वस्तु का प्रतिबिंब बटे में वस्तु की ऊंचाई। अब इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? आप लोग जानते हो कि जो बटे में होता है उसको अनुपात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुपात। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। फिर से ध्यान से समझ लो, वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अगला मुद्दा यही है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h', वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। किसका किसका अनुपात है? प्रतिबिंब की ऊंचाई का और वस्तु की ऊंचाई का। तो इसी परिभाषा से यहाँ सूत्र बन गया कि आवर्धन अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। देखिए यहाँ पर आवर्धन अर्थात क्या हो जाएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है उसे h' से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं और आवर्धन को m से। तो इसलिए अब एक सूत्र बन जाएगा यहाँ से कि आवर्धन m बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? h' और बटे में क्या है? h। आवर्धन m बराबर ये सूत्र होता है, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ से एक चीज और देखा जाए कि किसी भी प्रश्न के अंदर अगर वस्तु की ऊंचाई न दे करके वस्तु की दूरी u दे दिया गया हो और उसी में प्रतिबिंब की दूरी v दे दिया गया हो, अगर वस्तु दूरी u दिया गया हो, प्रतिबिंब दूरी v दिया गया हो, तो आवर्धन m ज्ञात करने के लिए भी फिर से एक नया सूत्र होता है कि आवर्धन m बराबर सूत्र होता है कि माइनस
v और उसके बटे में u, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब दोस्तों यहाँ ध्यान से देखो, m बराबर h डैश बटे में h, ये समीकरण 1 है। m बराबर v के बटे माइनस v के बटे में u, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 का ये बायां पक्ष और समीकरण 2 का बायां पक्ष दोनों बराबर है, इसलिए दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 से क्या हो जाएगा, दोनों का दाहिना पक्ष बराबर कर लो। जब दोनों का दाहिना पक्ष बराबर करेंगे तो इसका दाहिना पक्ष क्या है, h डैश बटे में h, इसका दाहिना पक्ष क्या है, माइनस v बटे में u। ये एक नया सूत्र मिल गया। h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, h क्या है, वस्तु की ऊंचाई, ये माइनस v क्या है, अभी हम लोग पढ़े प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी। ये एक नया सूत्र मिल गया। तो देखिए जो मैं आपको समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको रोक के लिख लें। उसके आगे जो बताया था समीकरण 1 और 2 से h डैश बटे में h बराबर v बटे में u माइनस में जो सूत्र नया बताया था ये वाला है। अब देखिए यहाँ से जो मैं 2-3 बातें बता रहा हूँ, इसका उपयोग जब आप आंकिक प्रश्न करोगे, अर्थात इस चैप्टर के अंदर जो सवाल आएंगे सोल्व करने के लिए, उसमें होता है। और ये 3-4 जो बातें हैं एकदम याद रखना है, समझ भी लेना है, किसी भी तरह से आपके दिमाग से बाहर नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि बिंब की ऊंचाई, बिंब कहते हैं वस्तु को, ठीक है, बिंब और वस्तु एक ही होता है, यानी वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक लिया जाता है। देखिए प्रश्न के अंदर अवतल दर्पण दिया गया हो या उत्तल दर्पण, दोनों के लिए धनात्मक लिया जाएगा। जब दोनों के लिए धनात्मक लिया जाएगा तो इसीलिए इस प्रश्न के अंदर हमेशा शब्द का उपयोग हुआ है, क्योंकि बिंब हमेशा क्यों धनात्मक लिया जाता है, क्योंकि वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। देखिए ये आकृति है, ये मुख्य अक्ष है, तो वस्तु कभी भी मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं और ऊपर की दूरी हमेशा धन में होती है। ये हम लोग कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति में भी पढ़े थे। देखिए ये जैसे मान लो वस्तु है तो ऊपर ऊंचाई ऊपर की ओर और यहाँ पर प्लस का निशान दिया गया है, यानी ऊपर की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। पहला चीज तो हम लोग पढ़ लिए। अब दूसरा मुद्दा देखते हैं, आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी होता है। देखिए आवर्धन यानी हम m के बारे में बात करें, आवर्धन को निकालेंगे, प्रश्न के अंदर सॉल्व करेंगे तो 2 ही ऑप्शन है, या तो धनात्मक आवे और नहीं तो ऋणात्मक आवे। अगर आवर्धन धनात्मक आता है, अगर आवर्धन धनात्मक आएगा तो उस समय प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा ही सीधा होता है। अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक, अब ठीक इसका उल्टा कर दो, आभासी का उल्टा क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अब प्रतिबिंब आभासी हो, आभासी प्रतिबिंब का मतलब क्या हो जाएगा, सीधा। तो सीधा प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होगी, क्योंकि देखो विद्यार्थी मित्रों यहाँ दर्पण है, सीधा प्रतिबिंब होगा यानी ऊपर की तरफ की होगा और ऊपर की तरफ की ऊंचाई हमेशा प्लस में ली जाएगी। प्रतिबिंब अगर वास्तविक हो, वास्तविक का मतलब उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ होगा और नीचे की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जय हिंद, जय भारत।